नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, हमारे भाइयों बहनों को और सभी हमारे बिहार के सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को मेरी तरफ से और पूरे हमारे स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी विद्यार्थी खासकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूं और कामना भी करता हूं कि जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं, इस बार आप भी पूरी ताकत से अपने पेपर को दीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए और हर्षोल्लास के साथ आप उसको भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्त होने में कोई मामूली बात नहीं थी। असीम बलिदानों की प्रेरक है ये हमारी स्वतंत्रता, संघर्षों की मिसाल है ये हमारी स्वतंत्रता। इसी प्रकार आज जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी आपसे एक बड़े संघर्षों की मांग करती है। संघर्ष तो आप करते ही हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में अगर संघर्ष करते हैं तो वास्तव में वो फलीभूत बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए पूरे स्टडी आईक्यू परिवार की टीम आप सभी की इस सफलता में, इस संघर्ष में आपके सदैव साथ रहती है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज आपसे बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, खासकर महात्मा गांधी जी। तो चलिए देखते हैं फिलहाल आप सभी के साथ। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको कभी भी एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं आपसे स्पेशली 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 1937 में इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया था। भारत में 11 प्रांतों में इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया था। इन 11 प्रांतों में पूरी तरीके से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और इन 8 प्रांतों में जो सरकार बनाई गई वहां पर कांग्रेस शासित जो भी नीतियां हैं उनको लागू किया गया, चाहे वो लेबर से संबंधित थी, चाहे वो किसानों से संबंधित थी, चाहे वो आपकी सिविल लिबर्टी से संबंधित थी। बिहार में कौन थे मुख्यमंत्री ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। फिलहाल बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी यह कांग्रेस के मंत्रिमंडल, लेकिन 1939 का दौर आता है और 1939 के दौर में द्वितीय विश्व युद्ध प्रस्फुटित हो जाता है और तत्कालीन जो वायसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, वो भारत को एज अ युद्धरत राष्ट्र के रूप में घोषित कर देते हैं। कांग्रेस जो कि किसी भी प्रकार से नाजियों का समर्थन नहीं करती थी, फांसियों का समर्थन नहीं करती थी, लेकिन इस बात से पूरी तरीके से रुष्ट थी कि भाई हमसे आप एक बार पूछ तो लेते कि वास्तव में हमको इस साम्राज्यवादी युद्ध का पार्ट बनना भी है या नहीं बनना है। यहां पर कांग्रेस के एक डिफरेंट स्टैंड हमको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस यद्यपि पूरी तरीके से नाजी और फांसियों के खिलाफ थी, लेकिन उसका यह कहना था कि आज जो नाजी और फांसी काम कर रहे हैं, ऐसा ही काम ब्रिटिशर्स आप ऑलरेडी भारत में कर चुके हैं। इसलिए नियति यह कहती है कि आप सर्वप्रथम पहले भारत को आजाद कीजिए, तब भारत जो है वो आपकी सहायता करेगा। नहीं तो एक गुलाम राष्ट्र आपकी स्वतंत्रता में किस प्रकार का साक्षी बन सकता है। इसी चीज को लेकर के 3 स्टैंड हमको यहां पर दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ गांधी जी का स्टैंड है, एक तरफ नेहरू जी का स्टैंड है, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैंड है। जैसा कि आप सभी को बहुत अवगत भी है कि 1938 में हरिपुरा का सेशन हुआ था और हरिपुरा के सेशन के पश्चात ही जो बोस साहब हैं उनकी आइडियोलॉजी थोड़ा सा आपको रेवोल्यूशनरी टाइप की दिखाई पड़ती है, जिसमें वो फेवर करते हैं कि कांग्रेस को उस मौके को भुनाना चाहिए और उन सभी शक्तियों का समर्थन लेना चाहिए जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में है। तो वो जर्मनी का सपोर्ट लेने के लिए भी तैयार थे, वो रशिया का सपोर्ट लेने के लिए भी तैयार थे। जबकि महात्मा गांधी का इसमें पूरी तरीके से अलग स्टैंड था। महात्मा गांधी पूरी तरीके से अंग्रेजों को
सशर्त समर्थन देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका यही कहना था एक गुलाम राष्ट्र आपकी स्वतंत्रता में किस प्रकार आपका भागीदार हो सकता है। यद्यपि यह बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार एक अंग्रेज नाजियों और फांसियों का विरोधी है, उसी प्रकार एक भारतीय भी नाजियों और फांसियों का विरोधी है। नेहरू जी का स्टैंड आया, नेहरू जी ने कहा कि हम जब तक भारत स्वतंत्र आप नहीं करते हैं तब तक हम आपको समर्थन नहीं देंगे, लेकिन एक तरफ हम ये भी आपसे बात कहते हैं कि कोई भी भारतीय जब तक आप वॉर में लड़ रहे हैं तब तक हम आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मास्क स्ट्रगल नहीं करेंगे। पहले आप लड़ लीजिए वहां पर, उसके बाद फिर हम आपके खिलाफ मास्क स्ट्रगल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मास स्ट्रगल को भी आपके खिलाफ स्टार्ट नहीं करेंगे। यहां पर तीन स्टैंड हमको दिखाई पड़ते हैं। फाइनली मीटिंग होती है, कांग्रेस की वर्धा मीटिंग होती है और फाइनली कांग्रेस ने त्यागपत्र देने का निर्णय करती है। लगभग 28 महीनों के शासन के पश्चात कांग्रेस त्यागपत्र दे देती है। लॉर्ड लिनलिथगो के समक्ष अब एक नवीन चुनौती उत्पन्न हो जाती है कि भाई अब किस तरीके से कांग्रेस को मनाया जाए। तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि खासकर 1939 में 22 दिसंबर 1939 को अगर आपको याद हो तो इसी के उपलक्ष्य में जो मुस्लिम लीग है वो मुक्ति दिवस भी मनाती है, वो मुक्ति दिवस भी मनाती है, वो थैंक्स डे भी मनाती है, वो थैंक्स डे भी मनाती है। और डॉक्टर अंबेडकर भी यहां पर मुस्लिम लीग का सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये तो ब्रिटिशर्स को भी अवगत हो चुका था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी एक प्रकार का क्या चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि 1938 में पीरपुर समिति की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें मुस्लिम लीग ने बेसिकली आरोप लगाए थे कांग्रेस शासित प्रांतों में कि इनके द्वारा माइनॉरिटीज के ऊपर क्या किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा। वास्तविकता यह है कि 1937 में मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको नकार दिया गया था, लेकिन यहीं से मुस्लिम लीग को यह बात पता चल चुकी थी कि अगर कल को भारत स्वतंत्र भी होता है, इलेक्शंस भी होते हैं, तब भी कांग्रेस अगर गवर्नमेंट बनाती है तो हमारी फिर नियति क्या होगी। इसी के परिणाम स्वरूप 1937 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की एक उग्र राजनीति हमको देखने के लिए मिलती है। इसी के पश्चात अगर आप देखें तो फिर मार्च 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पेश किया जाता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन आता है। अब लिनलिथगो के सामने यहां पर दोनों प्रपोजल उपस्थित हो जाते हैं, एक तरफ कांग्रेस भी बैठी है और एक तरफ पाकिस्तान प्रपोजल के रूप में मुस्लिम लीग भी अपने कार्यक्रम को पास कर चुकी है। परिणाम स्वरूप अगस्त 1940 अगस्त रेजोल्यूशन, अगस्त प्रस्ताव, जिसे अगस्त ऑफर भी कहा जाता है, इसको पेश किया जाता है भारत के समक्ष। इस अगस्त ऑफर का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो यही है, क्योंकि एक्चुअल में जो ब्रिटेन है वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हो चुका है। आपको मालूम है कि विंस्टन चर्चिल के रूप में गवर्नमेंट आ चुकी है। तो अगस्त ऑफर के द्वारा कांग्रेस को भी एक प्रकार से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे पहली बार कांग्रेस को स्पेशली डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। मैं आपको यहां दिखाता हूं, आप देखिए। सबसे पहले अगस्त ऑफर को अगर आप देखें तो अगस्त ऑफर आया क्यों था, इसलिए क्योंकि बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित किया गया। भारत के नेता इससे परेशान हो गए और 1940 में अगर आप देखें तो सत्ता परिवर्तन भी हुआ था, खासकर विंस्टन चर्चिल के प्रधानमंत्री भी बने थे। इसमें सबसे बड़ा प्रपोजल क्या था कि भाई जिस नेहरू रिपोर्ट के तहत हमने 1928 में डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी, आज इन्होंने पहली बार हमें डोमिनेंट स्टेटस देने की बात की थी, पहली बार हमें डोमिनेंट स्टेटस देने की बात की थी। और यह भी कहा था कि भाई डोमिनेंट स्टेटस तो हम आपको देंगे, लेकिन जो संविधान बनाया जाएगा वो युद्ध के पश्चात बनाया जाएगा। युद्ध के पश्चात हम आपके लिए एक संविधान निर्मात्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी निर्माण करेंगे। मजेदार बात यह थी कि कांग्रेस ने कहा कि भाई युद्ध कब समाप्त होगा और कब क्या कहते हैं आप निर्मात्री परिषद का
निर्माण करेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा विडंबना हो जाएगी। और ये डोमिनेंट स्टेटस का क्या मतलब है? ये डोमिनेंट स्टेटस 1928 में हम त्याग चुके हैं। आपको 1929 तक का हमने समय दिया था डोमिनेंट स्टेटस को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपने नहीं माना और 1929 के लाहौर रेजोल्यूशन में हमने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पास कर दिया। अब हमारे लिए डोमिनेंट स्टेटस का कोई मतलब नहीं है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने इस को पूरी तरीके से क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि हमको आपका अगस्त ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेकंड, जो मुस्लिम लीग को लुभाने का इसमें एक प्रस्ताव रखा गया था वो था कि अल्पसंख्यकों को इसमें गारंटी दी गई कि भविष्य का कोई भी जब संविधान बनेगा तो आपके विचारों को उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। और यही चीज लेकर के मुस्लिम लीग को भी दिखाया गया कि देखो, अल्पसंख्यकों को भी हम पूरी तरीके से गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि आपकी ये डिमांड थी कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, उनके खिलाफ अत्याचार होता है। इसीलिए तो 1938 में पीरपुर समिति की रिपोर्ट मांगी गई थी। वैसे आने के लिए तो अलीगढ़ योजना भी आई थी, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं आपसे स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो हमें क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ आना है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए अगस्त ऑफर की थोड़ी सी चर्चा की जा रही है। तो अल्पसंख्यकों को भी इस प्रकार की विश्वास दिलाया, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान कहां लिखा है ये तो बताओ। कहा पाकिस्तान नहीं लिखा। उसने कहा पाकिस्तान नहीं लिखा तो फेंक दो उठा करके इसे कूड़े के डब्बे में, अगस्त प्रस्ताव को, हमें अगस्त प्रस्ताव आपका एक्सेप्ट नहीं। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान नहीं लिखे होने के कारण इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है अगस्त प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार कर दिया क्योंकि उनकी अंतिम राष्ट्रीय सरकार को आपने नहीं माना और डोमिनेंट स्टेटस पर आप टिके हुए। मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर भी अपनी निष्ठा को दिखाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का भी आयोजन किया गया सितंबर 1940 में। इस आधार पर किया गया कि आप हमें कमजोर ना समझिए। अगर हम आपके खिलाफ कोई मास मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रिटिश सरकार ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। इसीलिए सांकेतिक रूप से ब्रिटिश सरकार के इस अगस्त ऑफर का विरोध करने के लिए ही व्यक्तिगत सत्याग्रह को लॉन्च किया गया सितंबर 1940 में पवनार आश्रम के पास। और पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे जी बने, दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी और तीसरे सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे जी, ब्रह्मदत्त जी नियुक्त हुए। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें दिल्ली की तरफ मूवमेंट को प्रस्तावित किया गया था। परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला। इधर लगातार वॉर जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, जर्मनी जो है वो यूरोप में लीड करना स्टार्ट कर रहा था और इधर जापान जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में लीड करना स्टार्ट कर रहा था। दोनों तरफ इन दोनों का डोमिनेंस बहुत अच्छे तरीके से स्थापित हो रहा था, दोनों तरफ स्थापित हो रहा था। और ब्रिटेन की हालत जो है यहां पर पतली हो रही थी। हम जो आपको यहां पर पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में सारे ब्रिटिश रूलिंग स्टेट रहे हैं, जैसे ब्रिटिशों की ही कॉलोनी रही है, एक प्रकार से ब्रिटेन की ही कॉलोनी ये रही। तो ये जो आप देख रहे हैं मलाया पेनिनसुला, ये जो आप देख रहे हैं पूरा मलेशिया सिंगापुर वाला इलाका, यहां पर जापान ने प्रॉपर लीड किया था और यहां से ब्रिटिशर्स को भागना पड़ गया था। लेकिन भागते हुए भी उन्होंने एक अपनी पॉलिसी अपनाई थी जिसे कहा गया था स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, जिसको कहा गया था स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। एंड थ्रू स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ब्रिटिशर्स का जो मेन फोकस था वो ये था कि जैसे जैसे जापानीज आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं, उनको कैसे तबाह कर दिया जाए। इवन पीछे हटते हुए इन्होंने समुद्र में केवल वो शिप्स को रखा जिसमें ये लोग जा सकते थे, बाकी सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और भारतीयों को भी मरने के लिए छोड़ दिया गया सिंगापुर मलेशिया वाले रीजन में, और वहां की प्रजा जो है उनको भी छोड़ दिया गया। इस चीज को इंडियन नेशनल कांग्रेस भी देख रही थी। लगभग 1942 तक आते आते
अप्रैल 1942 का आते आते ये उड़ीसा और बंगाल के पास के कोस्ट के भी बहुत सारे जहाजों को तोड़ दिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जापान जो है वो भारत पर अटैक कर सकता है। इसीलिए मित्र राष्ट्रों का दबाव था इनके ऊपर, और मित्र राष्ट्रों के दबाव के परिणाम से ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भेजा। अलेक्जेंडर क्रिप्स के नेतृत्व में इस मिशन को भेजा गया, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। क्रिप्स अगस्त ऑफर से थोड़ा सा एक अपर हैंड लेकर के आता है, एक अच्छी स्कीम्स को लेकर के आता है। जैसे डोमिनेंट स्टेटस तो था ही था, कॉमनवेल्थ का एक प्रोविजन भी रखा गया था कि इंडिया चाहे तो कॉमनवेल्थ का पार्ट बने या ना बने, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, युद्ध की समाप्ति के पश्चात आपके संविधान के निर्माण को हम प्रपोज करेंगे। और सेकंड, ये भी बोला गया कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन जो ब्रिटिश भारत की प्रांत होंगे उनका निर्वाचन के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा, और प्रिंसली स्टेट जो है उनके जो भागीदारी है उसमें प्रिंसली स्टेट मनोनीत करेगी अपने सदस्यों को। यहीं पर कांग्रेस का पेच फंस गया। कहा भाई ये मनोनीत करने का क्या मतलब है? राजशाही अब जा रही है, अब जनता की पावर आ रही है, जनता के प्रति राजाओं को भी उत्तरदायी होना पड़ेगा। इसलिए जनता बेसिकली डिसाइड करेगी कि कौन मेंबर होगा और कौन नहीं होगा। प्रिंसली स्टेट्स मनोनीत नहीं कर सकती। यहां पर आकर के दांवपेच फिर फंस गए। यद्यपि इसने एक अच्छा ऑफर दिया था कि कॉमनवेल्थ में भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज को मना कर दिया कि भाई प्रिंसली स्टेट्स का नॉमिनेशन का प्रपोजल हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर मुस्लिम लीग को भी इसमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया गया और यह बोला गया कि नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है और ईस्ट का जो इलाका है, एक प्रकार से जो ये वाले इलाके आपको दिख रहे हैं, खासकर क्योंकि आपको मालूम है कि जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है और इधर से ईस्ट का जो इलाका है, ये मुस्लिम डोमिनेंस के इलाके रखते थे। यह भी कह दिया गया कि फर्दर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें माइनॉरिटीज का ध्यान रखा जाएगा। अगर माइनॉरिटीज या कोई भी सेक्शन उसमें सहमत नहीं होता है तो वो अपना अलग संविधान बना सकता है। एक अपर लेवल यहां पर पुनः प्राप्त हुआ था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए। तो डोमिनियन दर्जा तो था ही था और भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन यह संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांत और साथ में प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर के बनाए जाए। भारतीय संघ जो है राष्ट्रमंडल से अपने संबंधों को रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन यह कह दिया गया था कि जो विधानसभा बनेगी वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना जाएगा और आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा नामित किया जाएगा। दैट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। दिस वन इज अ वेरी toughest point for the Indian National Congress. Why? You basically nominated from the princely states. When the princely states people basically demanding the responsible government, and when the British government basically implemented the responsible government from 1919 onwards, सो किस प्रकार से आप यहां पर उत्तरदायी सरकार को प्रेरित नहीं करेंगे, आप ये बताइए। तो यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर देखिएगा। एक तरफ कहा जा रहा है युद्ध के उपरांत डोमिनियन स्टेटस, भारतीय संघ की स्थापना और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता, संविधान निर्मात्री परिषद और नवीन संविधान को स्वीकार और अस्वीकार करने की स्वतंत्रता। तो एक प्रकार से पाकिस्तान का अक्स यहां पर देखा जाता है सबसे पहली बार क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन में ही संविधान का पहली बार जो है अक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन मेरे भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं कांग्रेस ने तो नॉमिनेशन के प्रपोजल पर इसको इनकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको इनकार कर दिया कि आपने पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, दैट्स व्हाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मार्च 1942 की यह घटना हो रही है। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय फ्रीडम सेल चल रही है। आप सभी भाई बहनों से मेरी बहुत विनम्र दरख्वास्त है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए तो आप
हमारे इस ऑफर का अभी भी लाभ उठा सकते हैं। ये आज रात्रि 12 बजे तक स्पेशली मान्य रहेगा, जिसमें आपको बीपीएससी के सभी कोर्सेज पर 79% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी डिस्काउंट होगा वो आपको यहां पर अवेल करा दिया जाएगा, क्योंकि कल से फिर ये ऑफर लागू नहीं होगा। कल से बैच के प्राइसेस आपके बढ़ जाएंगे। एक डेडिकेटेड टीम आपको यहां पर मिलती है जो आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन को क्लियर कराने में आपके लिए 24/7 वर्क करती है। इसीलिए अगर आप भी विचार कर रहे हैं बीपीएससी को क्लियर करने के लिए, तो वास्तविकता में यहां पर वो टीम आपके साथ जुड़ती है जो आपको आपके मिशन तक पहुंचाने में जी जान से समर्पित रहती है। तो जरूर इस बैच से जुड़िए, जो भी आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग सही हो। अगर आप फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन से जुड़िए, मेंस से जुड़ना चाहते हैं तो मेंस से, प्रीलिम्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्रीलिम्स से। लेकिन अपनी तैयारी को शार्प कीजिए, जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं 79% का आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। महात्मा गांधी अब इधर अप्रैल मई तक आते आते जो ब्रिटिश सरकार है उसने उड़ीसा के पास के जो अपने शिप से उन सबको भी तोड़ना चालू कर दिया था, क्योंकि यही खतरा था कि जापान जो है वो भारत की तरफ अटैक कर सकता है। देखिए दोनों में अंतर क्या था, अगस्त प्रपोजल और क्रिप्स मिशन में। अगस्त प्रपोजल जो है उसने पहली बार डोमिनेंट स्टेटस की मांग की, डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी, लेकिन यह नहीं बताया था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो कैसे चुनी जाएगी। यहां पर चुनाव आपको बताया गया कि एक तरफ तो वो इलेक्टेड होगी और एक तरफ वो नॉमिनेटेड होगी। प्रिंसली स्टेट उसको नॉमिनेट करेंगे और जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है वो वहां से वो इलेक्ट किए जाएंगे। यहां पर पहली बार डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी। यहां डोमिनेंट स्टेटस के साथ तो था ही, और साथ में सेपरेट यूनियन के साथ आपके कॉमनवेल्थ के साथ आप अपने रिलेशंस को किस प्रकार से डेवलप करेंगे वो सारी चीजें भी की गई थी। इससे इंपॉर्टेंट बन जाता। तो 1942 महात्मा गांधी ने 5 जुलाई 1942 को बेसिकली अपना एक आर्टिकल भी लिखा। यस हाँ प्लीज बताइए। नहीं ओके ओके ठीक है। महात्मा गांधी ने 5 जुलाई 1942 हरिजन में अपना एक आर्टिकल लिखा, और हरिजन के आर्टिकल में उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए ही छोड़ के चले जाओ, भले ही हमें अराजकता का सामना ही क्यों ना करना पड़े। मतलब वो महात्मा गांधी जो 300 सालों तक भारत की आजादी का वेट करने के लिए तैयार थे, इतना ज्यादा व्यथित हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की नीतियों को देख चुके थे, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस को देख चुके थे, जो उन्होंने सिंगापुर और मलेशिया में किया था और जो अब वो भारतीयों के साथ कर रहे थे। कल को जापान का अटैक होता तो फिर महात्मा गांधी को यह भी समझ में आ रहा था कि ब्रिटिशर्स यहां से भाग जाएंगे और हम एक मुल्क से आजाद होकर के दूसरे जापान के अधीनस्थ बन सकते हैं। इसीलिए 5 जुलाई 1942 को हरिजन में उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा कि अंग्रेजों भारत को भारतीयों के लिए छोड़ जाओ, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भले ही हमें अराजकता का सामना क्यों ना करना पड़े, आप यहां से चले जाओ। इसी के पश्चात 14 जुलाई 1942 वर्धा में एक बैठक होती है और यहां पर वर्धा प्रस्ताव को पास किया जाता है। इस वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी भारत छोड़ो प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस प्रस्ताव को रखते हैं कि भाई इसको पारित कीजिए। लेकिन तो वर्धा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी वो इतना ज्यादा इसके लिए कीन नहीं थी, बल्कि वो एक प्रकार से रिलक्टेंट थी, अनिच्छुक जैसी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो वर्धा प्रस्ताव का बहुत बड़ा समर्थन करते हैं, बाकी इतना कोई समर्थन नहीं करना था। महात्मा गांधी यहीं पर गुस्साते हैं और अपना स्टेटमेंट देते हैं, अगर
आप इतने ही अनिच्छुक रहे तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर। फाइनली भारत छोड़ो प्रस्ताव को यहां पर एक प्रकार से पास किया गया था, पारित किया गया था। और 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस को भी सेलिब्रेट किया गया था। 1 अगस्त, क्योंकि इसी 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसी समय तिलक दिवस को भी सेलिब्रेट किया गया था। नेहरू जी ने भी इसमें लिखा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं और ये एक प्रकार की दुधारी तलवार है जिसकी चोट हमारे ऊपर भी पड़ेगी। नेहरू जी का स्टेटमेंट था इस चीज को लेकर। फाइनली 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक अधिवेशन होता है। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में एक सेशन होता। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको मालूम है कि 1940 में जो अध्यक्ष थे वो रामगढ़ सेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी 1923 में, याद कीजिए, तो दिल्ली के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और पहले सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष वही थे और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष भी वही थे। तो इस समय 1940 से 46 के मिड में जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने ही किया है। एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। उन्हीं के नेतृत्व में संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, IITs, इन सब की स्थापना भी हुई। फाइनली ग्वालियर टैंक मैदान में ये सेशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है और नेहरू जी जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश करते हैं और भारत छोड़ो प्रस्ताव को ऑफिशियली यहां से पारित किया जाता है। महात्मा गांधी 70 मिनट का अपना भाषण देते हैं और वहीं पर अपना मंत्र प्रदान करते हैं, करो या मरो। 70 मिनट के भाषण में डू और डाई का स्लोगन देते हैं। पट्टाभी सीतारमैया जी ने स्पेशली लिखा भी, अपनी बायोग्राफी में भी लिखा कि उस समय महात्मा गांधी इस प्रकार से भाषण दे रहे थे मान लो कि वो पैगंबर का अवतार। इस प्रकार से भी लिखा गया महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने यहीं पर अपनी पूरी स्पीच दी, और आह्वान किया जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं कोई भी अपनी नौकरी से त्यागपत्र ना दे, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को समर्पित करते। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के राजे महाराजे हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये अपनी जनता की बात को माने और अपने यहां रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित करें। छात्रों से भी यहां पर आह्वान किया गया महात्मा गांधी के द्वारा और कहा गया कि अपनी पढ़ाई आप तभी छोड़ें जब आप आजादी तक ऐसा कर सकते हो, तभी तक आप अपनी पढ़ाई को छोड़ें। इसी प्रकार जो किसान है उनके लिए भी निर्देश दिया गया कि भाई उन जमींदारों को टैक्स ना दें जो ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं, लेकिन हां उनको आप दे सकते हैं जो ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देते हैं। तो सभी के लिए आह्वान था, सैनिकों के लिए भी आह्वान था कि आप कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें और जो विद्रोही हैं, जो भी क्रांतिकारी भाई हैं, बंधु हैं, उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर। गांधी जी ने 70 मिनट के भाषण में सारे समाज को बेसिकली ये मैसेज दे दिया और ये भी कह दिया कि हो सकता है कि जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए, तब आप ही अपने नेतृत्व को खुद संभालेंगे। आप ही अपने नेतृत्व को खुद संभालेंगे। प्रथम श्रेणी के अगर गिरफ्तार होंगे तो सेकंड श्रेणी गिरफ्तार होगी तो थर्ड श्रेणी के नेतृत्व जो है वो आप संभालेंगे। लेकिन मूवमेंट जो है वो अहिंसक ही होना चाहिए। और करो और मरो का नारा दिया कि या तो हम इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए कुछ करेंगे या तो फिर अपने इस दासत्व जीवन को समाप्त कर देंगे। करो और मरो का।
और महात्मा गांधी ने यहां पर क्या कहते हैं, एज अ एक्सप्लॉइटेटर की भूमिका में अंग्रेजों को रख दिया था। तो आत्मरक्षा के लिए आप हिंसा भी कर सकते हैं। यहां हिंसा की भी जिक्र हुआ था, यदि आत्मरक्षा के लिए आप करें तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त आंदोलन, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में महात्मा गांधी द्वारा एक रैली का ही आह्वान था। यह महात्मा गांधी के नागरिक आंदोलन का हिस्सा था, अवज्ञा आंदोलन, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। क्रिप्स के प्रस्थान के बाद गांधी जी ने जापानी आक्रमण की स्थिति में ब्रिटिश वापसी और अहिंसक असहयोग आंदोलन की आह्वान किया। 14 जुलाई 1942 को CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है वर्धा में, और फाइनली अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव अनिच्छुक रूप से ही स्वीकार किया जाता है, लेकिन 8 अगस्त 1942 को फुल फ्लेज्ड मैनर में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया जाता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मॉर्निंग में सुबह 6 AM पर ही ऑपरेशन 0 आवर चालू किया जाता है, और उस ऑपरेशन 0 आवर के तहत जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेलों में बंद किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक होती है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रकार का अवज्ञा प्रस्ताव पारित किया जाता है। महात्मा गांधी करो और मरो का यहां पर नारा भी देते हैं। फाइनली सभी को गिरफ्तार किया जाता है। अहमदनगर के दुर्ग में अधिकतर लोगों को बंद किया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा माता, पूना के आगा खां पैलेस में इनको बंद किया जाता है। लेकिन यहीं पर महादेव देसाई, जो कि महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, उनकी डेथ हो जाती है। कस्तूरबा माता, उनकी भी इसी आगा खां पैलेस में ही डेथ हो जाती है। महादेव देसाई के बाद महात्मा गांधी के जो निजी सचिव बने थे वो बने थे प्यारेलाल। वो बने थे कौन? प्यारेलाल। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उनको अल्मोड़ा जेल बंद कर दिया जाता है। अल्मोड़ा जेल जो है वहां पर उनको बंद किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को बांकुड़ा जेल, जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल। लेकिन ये हजारीबाग जेल को तोड़ देते हैं और निकल करके आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं। आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं, बाद में नेपाल की तरफ पलायन भी करते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य जितने भी मेंबर्स हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मूवमेंट की हम अभी बात करेंगे। 3 फेज में यह मूवमेंट हुआ था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भी इसको ब्रूटली तोड़ने का प्रयास किया। जब ब्रूटली तोड़ने का प्रयास किया तो वायसरॉय की जो कार्यकारिणी काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें 3 भारतीय मेंबर थे। इन 3 भारतीय मेंबरों ने इसमें क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया। कौन कौन हुआ करते थे? सर मोदी हुआ करते थे एक, एन सरकार करके हुआ करते थे एक, और MS आणे करके हुआ करते थे। ठीक है ना, आने करके हुआ करते थे एक। तीनों ने इस्तीफा दे दिया था, वायसराय की कार्यकारी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी भी बंद, नेहरू जी भी बंद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी बंद, सभी को स्पेशली इसमें बंद करके रख दिया। मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था आपका 1942 से, लेकिन 13 फरवरी 1943 को ब्रिटिश सरकार ने जितनी भी हिंसा हुई है इसका सब दोष जो है वो गांधी जी के ऊपर मढ़ दिया।
कि गांधी जी ही इसके लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन महात्मा गांधी अपने मैटर में आ गए कि ना भाई, मैं इसके लिए तैयार ही नहीं था, और मैंने क्या कहते हैं कोई हिंसा के लिए बात ही नहीं की। अगर हिंसा हुई है तो वो आत्मरक्षा में हुई है, और आत्मरक्षा में की गई हिंसा हिंसा नहीं होती है, वो आत्मरक्षा है। आप शोषक हैं, इस कारण आपके खिलाफ ये काम किया गया है। महात्मा गांधी ने इनके इन प्रयासों के खिलाफ जो है वो 21 दिन का उपवास भी किया, 21 दिन का आमरण अनशन भी। फाइनली महात्मा गांधी जो है 21 दिन का आमरण अनशन करते हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको जो रिहा किया गया था वो लगभग मई 1944 में किया गया। तो मतलब 9 अगस्त 1942 के मॉर्निंग में गिरफ्तार किए गए और लगभग मई 1944 के आसपास महात्मा गांधी को रिहा किया गया था। बात करें इस मूवमेंट की, तो इस मूवमेंट को हम 3 फेजेस में स्पेशली बांटते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। खासकर पहले फेज को अगर हम देखें तो पहले फेज में जो जनता है उसके द्वारा स्पेशली बहुत हद तक तोड़फोड़ को संपादित किया, और जानबूझ के वो जो ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक हैं उनको टारगेट बनाया गया। तो जितने भी ब्रिटिश सिंबल्स हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वहां पर ब्रिटिश जो झंडे हैं उन सबको हटा दिया। जो ब्रिटिश सिंबल्स हुआ करते थे उनको हटा करके जो हमारे नेशनल फ्लैग्स हैं उनको वहां पर फहराया गया। तो ये नेशनल फ्लैग्स को सबसे पहली बार किया गया। उसी प्रकार ब्रिटिशर्स को किसी प्रकार की मदद ना मिले तो यहां पर कुछ हिंसा भी हुई थी। खासकर जो पुल हैं उनको तोड़ दिया गया, टेलीग्राफ की लाइंस हैं उनको कट कर दिया गया, रेलवे के ट्रैक्स हैं उनको उखाड़ दिया गया। इस प्रकार की भी चीजें यहां पर संपादित की गई। पहले ही फेज में अगर हम देखें तो अहमदाबाद, बंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर, पूना, ये मतलब वो इलाके थे मोस्टली जहां पर आपको मजदूरों का भी एक बड़ा तबका देखने के लिए मिलता है। सबने स्ट्राइक की, तो यहां पर मजदूरों के द्वारा हड़तालों को भी स्पेशली संपादित किया गया। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है ये सबसे ज्यादा हमारे ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस में भी देखी गई और साथ में बिहार में देखी गई। तो हड़तालों का आयोजन, इस प्रकार ब्रिजेस को तोड़ना, रेलवे के ट्रैक्स को उखाड़ना, ये ईस्टर्न यूपी और बिहार में बहुत बड़े लेवल पर देखा गया। यहां पर आप हिंदी में पढ़ सकते हो, आम जनता के जो ने सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया, सार्वजनिक भवनों पर जबरदस्त राष्ट्रीय झंडे, सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे पटरियां हटा दी गई, टेलीग्राफ की लाइंस काट दी गई। अहमदनगर, बंबई, जमशेदपुर, पूना, यहां के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इस प्रकार की गतिविधियां पूर्वी संयुक्त प्रांत से लेकर के आपके जो बिहार है वहां पर सबसे अधिक प्रचलन में हमको देखने के लिए मिली। सेकंड में बात करें तो ये सेकंड स्टेज का मूवमेंट माना जाता है, अर्थात यहां पर जो द्वितीय श्रेणी के आपके नेतृत्व हैं उन्होंने इस मूवमेंट को संभाला था। जैसे इस दौरान अधिकतर भूमिगत गतिविधियां की गई थी। भूमिगत गतिविधियों में सबसे बड़ा जो नाम आया वो महिलाओं में उषा मेहता जी का नाम है, जो बंबई से कांग्रेस के रेडियो का संचालन करती थी। इस रेडियो में राम मनोहर लोहिया जी स्पीच दिया करते थे और इस रेडियो को मद्रास तक सुना जा सकता था। ऐसे ही एक रेडियो का संचालन जो है वो बाबू भाई भी कर रहे थे, बाबू भाई भी कर रहे थे। हजारीबाग जेल से निकले हमारे जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आजाद दस्ते का निर्माण करवाया गया था, और उस आजाद दस्ते के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती थी कि कैसे रेलवे की पटरियां उखाड़ी जाएंगी, टेलीग्राफ की लाइनें कट की जाएंगी। तो सेकेंड स्टेज में ऐसी एक्टिविटीज भी बहुत हद तक हमें देखने के लिए मिली थी। जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन जुड़ा था इसमें, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा आसफ अली जी, उषा मेहता जी, छोटू भाई पुराने, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका। दीज आर दी सेकेंड ग्रेड ऑफ लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। ये सब थे जो कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में अपने आप को सम्मिलित किए हुए थे। उषा मेहता जी जो है उन्होंने बंबई में कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था।
आगे जाकर के 1942 में ही 14 अगस्त से ही ये सारी चीजें चल रही थी। आगे जाकर के उषा मेहता जी और साथ में बाबू भाई, दोनों को गिरफ्तार किया गया और 4 वर्ष की कड़ी सजा भी सुनाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक तरफ दूसरे चरण में ये एक्टिविटीज चल रही थी और तीसरे चरण की अगर आपसे बात करें तो यहां पर चल रहा था पैरेलल गवर्नमेंट का। पैरेलल गवर्नमेंट 3 जगह स्पेशली स्थापित की गई थी। एक तरफ बलिया में स्थापित की गई थी, लगभग 1 वीक के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहां नामो निशान तक नहीं था। और इसको किसने संभाला था? चित्तू पांडे जी ने इसको संभाला था। बहुत सारे लोगों को जो जेल में बंद थे सबको यहां पर रिलीज कर दिया। सेकेंड जो बात करें वो बात करते हैं हम तामलुक मिदनापुर, लगभग दिसंबर 42 से सितंबर 44 तक। इसे जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। यहीं पर विद्युत वाहिनी का भी गठन किया गया। विद्युत वाहिनी जैसे संगठनों का निर्माण किया गया जो फ्लड रिलीफ इन सब में वर्क कर रहे थे। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो मातंगिनी हाजरा जी थी। मातंगिनी हाजरा जी आपको मिलेंगी और मातंगिनी हाजरा जी एक पक्की गांधीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स की नीतियों के खिलाफ काफी उग्र विरोध प्रदर्शन किया था और एक पुलिस थाने पर कब्जा करते हुए उनको गोली लगी थी और वो फिर शहीद हो गए। तो विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था। साइक्लोन के रिलीफ वर्क किए जा रहे थे, स्कूल ग्रांट्स को किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ये सारी चीजें विद्युत वाहिनी का काम ये था। थर्ड फिर सबसे लंबे समय तक अगर कोई गवर्नमेंट चली थी वो सतारा की चली थी, जिसको स्पेशली नाम दिया गया था प्रति सरकार का नाम दिया गया था। और इसको ऑर्गेनाइज जो किया गया था वो वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के द्वारा किया गया। सबसे लंबे समय तक इन्होंने ही स्पेशली इस पर काम किया था। तो 3 चरणों का ये मूवमेंट था और 3 चरण इसके इसी प्रकार से संपादित किए गए थे। बलिया, इधर तामलुक और इधर सतारा, मतलब इतने लंबे समय तक यहां पर ब्रिटिश सरकार का नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि 1942 यदि 1857 का महान विद्रोह यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला महाविद्रोह था तो 1942 का यह भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में क्या कहते हैं ब्रिटिश शासन के लिए ताबूत की आखिरी कील के रूप में था। यद्यपि आप इस स्टेटमेंट को रिन म्यूटिनी के रूप में देखते हैं, लेकिन जब भी आप मीन्स के हिसाब से देखते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये पैरेलल गवर्नमेंट इतने समय तक यहां पर ब्रिटिश शासन का नामो निशान तक नहीं था। यहां विद्रोही या क्रांतिकारी जो भी आप इनको नाम देना चाहें, इनकी सरकारें यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि महात्मा गांधी डू और डाई का नारा दिया, 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और 21 दिन का इन्होंने फास्ट अनटू डेथ यहां पर किया था, आमरण अनशन किया था स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। जयप्रकाश नारायण जिन्हें जेपी भी कहते हैं, हजारीबाग सेंट्रल जेल में इनको बंद किया गया था, लेकिन बाद में ये छूटते हैं और आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं। ये वो लीडरशिप है जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार थी। और चित्तू पांडे जिन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट को फॉर्म किया था स्पेशली बलिया में। उषा मेहता जिन्होंने बंबई से कांग्रेस के अंडरग्राउंड रेडियो को स्पेशली स्टार्ट किया था। नेहरू जी जिन्होंने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को 8 अगस्त 1942 में रखा था। फिर यहां पर कुछ लोग आपको और दिख रहे हैं, दैट इज रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में आपसे बात करेंगे क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन यहां पर तो नहीं है, इनका कंट्रीब्यूशन साउथ ईस्ट एशिया में हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिस आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की आप बात करते हैं, आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, उसका गठन जो किया गया था वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था। बाद में उस आईएनए का जो नेतृत्व संभाला गया था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्पेशली संभाला गया था। इस प्रकार से फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आपका चल रहा था। जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उसी दौरान जो आईएनए है वो भी एक्टिव हो रही थी। कहां पर? सिंगापुर से। स्पेशली 21 अक्टूबर 1943 के बाद जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा अस्थायी सरकार का निर्माण किया जाता है, लेकिन वो अस्थायी सरकार दूसरी अस्थायी सरकार थी। फिलहाल सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मूवमेंट के बारे में हमने बेसिक आपसे बातचीत की, लेकिन आप सभी भाई बंधुओं से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आज
के लिए ही आपको 79% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। चाहे आप हमारे बिहार आरंभ की बात करें या अभ्युदय की बात करें, आलेखन की बात करें, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात करें, निर्णायक या सारथी, सभी बैचेस में मेरी एक बड़ी भूमिका आपको मिलेगी, खासकर पूरे इतिहास के सब्जेक्ट को लेकर के और इंटरनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को लेकर के और कुछ बिहार स्पेशल के प्रोविजंस को भी लेकर के। ठीक है, आपको कोई भी बैच लेना हो तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे इस नंबर पर भी बैच लिख करके आप जो भी बैच लेना चाहें आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या नंबर लिख देते हैं, या जब भी बैच आपको डायरेक्ट परचेस करना हो तो आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइव। साइन को याद कीजिए और अपने आप लाइव हो जाइए। बाकी आप हमारे दिए गए इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं सुमित अरोड़ा सर से हमारी बात हुई है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, ऐसा मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों को पुनः स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।